चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर साझेदार आहरण प्रत्येक तिमाही पे कर रहे हों तो उस दशा में उनके द्वारा किए गए आहरणों पर ब्याज की गणना कैसे किया जाएगा। पिछले क्लास में आप लोगों के बीच में डिस्कस किया गया प्रत्येक माह में आहरण करने पे कैसे करेंगे, या फिर आहरण की राशि भिन्न भिन्न हो और आहरण करने की तिथियां भी भिन्न भिन्न हो तो ब्याज की गणना कैसे किया जाएगा। वो लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया गया उसके फार्मूलों के बारे में। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है कि अगर साझेदार आहरण प्रत्येक तिमाही करता है, हर 3 माह पे आहरण कर लेता है। प्रत्येक तिमाही का मतलब ही समझ में आ रहा है कि हर 3 महीने के अंतराल पे आहरण करेगा, तो उस केस में आहरण पर ब्याज की गणना कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आप सोचिए कि अगर साझेदार हर 3 माह पे एक बार आहरण करता है तो पूरे साल भर में कितनी बार करेगा। तो उत्तर होगा कितना, 4। बहुत सही, कितना, 4। तो 4 बार आहरण किया जाएगा। अब आपको देखना क्या रहेगा कि जो आहरण कर रहा है वो हर 3 माह के अंतराल पे कर तो रहा है, परंतु क्या तिमाही के प्रारंभ में है कि मध्य में है या अंत में है, ये ध्यान देना है। तो एक छोटा सा यहाँ पे बगल में हम लोग देख लेते हैं शार्ट में कि तिमाही बनती कैसे है। जैसे 3 माह की बात करें तो ईयर आपका अप्रैल में शुरू होता है तो मार्च में ख़त्म होगा। तो अप्रैल से लेकर के जून तक पहली तिमाही होगी, फिर जुलाई से लेकर के सितंबर तक दूसरी आपकी तिमाही होगी, फिर अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक तीसरी तिमाही होगी, फिर जनवरी से लेकर के मार्च तक चौथी तिमाही होगी। ये 4 तिमाही है। इन्हीं चारों तिमाही के अनुसार वो अब आहरण करेगा। पहला हम क्या लेके चल रहे हैं कि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में अगर आहरण करता है तो कैसे सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो सोचिए, अगर पहली तिमाही की पहली तारीख को हुआ, दूसरे तिमाही में भी पहली तारीख, तीसरे में भी पहली तारीख, यहाँ पर भी पहली तारीख। तो अब आप जरा ध्यान से सोचिए, जिस साझेदार ने 1 अप्रैल को आहरण किया है वो उस आहरण की राशि पे कितने माह का ब्याज देगा। तो आप बोलेंगे अप्रैल से लेकर के मार्च तक काउंट कर लेते हैं, जितना महीना है उतने महीने का देगा। तो अप्रैल से लेकर के मार्च तक की काउंटिंग करेंगे तो आएगा पूरे 12 माह। तो पहली तिमाही पे 12 माह का देगा ब्याज। फिर दूसरी बार जब आहरण किया तो दूसरी तिमाही उसकी थी जुलाई से सितंबर, और 1 जुलाई को किया, तो माने 1 जुलाई से लेकर के वो अगले मार्च तक कुल 9 महीने का ब्याज देगा। फिर 1 अक्टूबर को आहरण करता है तो 6 माह का देगा, फिर 1 जनवरी को करता है तो 3 माह का देगा। इस तरीके से कुल अगर जोड़ दिया जाए तो 12 9 21 6 27 3 30 महीने का ब्याज उसको टोटल देना है। तो औसत निकाल दें, 30 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 संख्याओं को जोड़ा गया तो आएगा 7.5। तो औसत जो हम लेके चलेंगे वो 7.5 लेके चलेंगे जब प्रत्येक तिमाही का केस होगा। बाकी हर माह, हर तिमाही में आहरण की राशि सेम होगी। तो अगर सेम है तो बार बार क्यों निकालें, एक ऐसे फार्मूला बना लें। जैसे एग्जांपल लीजिए कि इसने 1 अप्रैल को 2000 निकाला, फिर 1 जुलाई को 2000 निकाला, फिर 1 अक्टूबर को 2000 निकाला, फिर 1 जनवरी को 2000 निकाला। अगर इस पे ब्याज निकालने के लिए आपसे बोला जाए तो आप लोग जनरली क्या करते हैं, कहेंगे जो पहली बार आहरण 1 अप्रैल को किया गया 2000 रुपये का, ब्याज की दर 10% लेके चलिए, मान लेते हैं दर 10% है, तो आप कहेंगे पहला आहरण 2000 का है, उस पर 10% की दर से ब्याज निकाला जाएगा
पूरे 12 माह का, तो 12/12। लेकिन जो दूसरी वाली तिमाही में आहरण किया गया वो 1 जुलाई को हुआ, तो उस पे हम 2,000 रुपये पे 10% की दर से ब्याज तो निकालेंगे, लेकिन सिर्फ 9 महीने का। कितने महीने का? 9 महीने का। तीसरी बार जब आहरण करेगा, 1 अक्टूबर को करेगा, तो उस पे भी 2,000 पे 10% की दर से निकालेंगे। अक्टूबर से लेके मार्च तक काउंट करेंगे तो 6 माह होगा। फिर लास्ट वाली जो आहरण करेगा वो 1 जनवरी को करेगा, उस पे भी 10% की दर से निकालेंगे, परंतु उस पे 3 ही माह के आहरण निकलेगा, ब्याज निकलेगा। तो इस तरीके से जो करेंगे वो जो अमाउंट आएगा वही आपके आहरण पर ब्याज की राशि कहलाएगा। परंतु इस तरीके से करेंगे तो समय लगता है। तो हम क्या करें, एक छोटा कोई फार्मूला निकालें। तो निकालने का देखिए तरीका क्या है। अब आप सोचिए, हर जगह 2-2 हजार 2-2 हजार 2-2 हजार का आहरण किया गया है, तो कुल 4 बार किया गया। तो फार्मूले के अनुसार क्या कर लीजिए, जो आहरण की राशि है वो लिख दीजिए। तो हर बार 2,000 की आहरण की राशि है, 2 लिख दीजिए। 4 बार है, इसीलिए देखिए फार्मूले में गुणे 4 किया गया है। गुणे ब्याज की दर बटे 100, तो ब्याज की दर कितना है 10 डिवाइड बाई 100। गुणे औसत 7.5 कहाँ से आया यही आपको समझाना है, और 12 कैसे आया ये आपको समझाना है। तो आप सोचिए, जो ये कॉमन था उसको लिख के 4 से गुणा कर दिया, 8,000 बन गया। ऐसे भी जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 2 8,000। ऐसे भी 2,000 का 4 में गुणा कर दिया तो 8,000 आ जाएगा। ब्याज की दर हर जगह पे कॉमन था, तो ब्याज की दर देखिए एक बार लिख दिए। इधर देखेंगे तो डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12 हर जगह कॉमन है, तो उसको एक बार डिवाइड बाई 12 लिख देंगे। ऊपर की बात करें तो पहले आहरण पे 12 माह का, दूसरे पे 9, तीसरे पे 6, चौथे पे 3। तो ये देखिए काउंटिंग करके जोड़ दिए 30 आया, 4 से भाग दिए 7 तो औसत 7.5 माह लेकर के सॉल्व कर देंगे। जो राशि आएगी वो आहरण पर ब्याज की राशि कहलाएगी। तो अगर हम इस फार्मूले के अनुसार निकालेंगे तो जल्दी निकाल लेंगे ब्याज की राशि। ऐसे निकालेंगे इंडिविजुअल तो समय लगेगा। तो बेहतर है कि आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ के देखिए कि जो आहरण किया जा रहा है वो आहरण की राशि हर तिमाही पे समान है, और आहरण करने की जो तिथि है क्या वो सेम है। अगर है तो ऐसे फार्मूला बना लीजिए। बस प्रथम होगा तो 7.5, मध्य होगा तो 6, अंत होगा तो 4.5 कर लीजिए। बाकी हर जगह का फार्मूला समान होगा। ठीक है, तो ये रीजन था कि क्यों ये सब यूज किया जाता है। बाकी सूत्र जो आपको याद करके रखना है, आपको जो याद रखना है सिर्फ इतना ही याद रखना है। बाकी जितना आपको इधर से लिख के समझाया गया वो रीजन था कि फार्मूले बने क्यों, बने कैसे। तो अगर आपको टीचर बनना है तो रीजन जाने, नंबर पाना है तो फार्मूला जान ले। तो बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर कोई साझेदार हर तिमाही के प्रारंभ में आहरण करता है तो ब्याज की राशि निकालते समय क्या सूत्र लगाएंगे। तो जितनी राशि का आहरण करेगा वो राशि गुणे 4 कर दीजिएगा। जो भी ब्याज की दर होगी वो ब्याज की दर रखिएगा। औसत 7.5 डिवाइड बाई 12 रखिएगा। जो सॉल्व करने पे अमाउंट मिलेगा वो आहरण पर ब्याज की राशि कहलाएगी। प्रारंभ में ना करके वही आहरण मध्य में करेगा तो सब कुछ वही सेम रखिएगा, सिर्फ बदलेगा ऊपर 6। मध्य की जगह पे अंत में करेगा तो सब कुछ सेम होगा, बस बदलेगा 4.5। तो इस तरीके से जब कभी भी साझेदार हर माह के, हर तिमाही के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में आहरण करेगा तो हम ब्याज की राशि इस फार्मूले से निकाल लेंगे।
ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है आहरण पर ब्याज की राशि निकालने का तिमाही केसेस पे। अब हम लोग का जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो क्या है उसको देखते हैं। यदि समान राशि की आहरण की अवधि क्या हो, 6 माह हो। क्या अवधि हो, 6 माह हो। मतलब आहरण किया जाए 6 माह के लिए। जैसे अप्रैल से किया जाएगा 6 माह के उद्देश्य से, तो इसका मतलब होगा अप्रैल टू अक्टूबर। अप्रैल टू अक्टूबर काउंटिंग चलेगी। फिर 1 अप्रैल को आहरण होगा, उस पर काउंट करेंगे 6 माह आएगा। 1 मई को आहरण होगा, उस पर काउंट करेंगे 5 आएगा। 1 जून को होगा, उस पर काउंटिंग करेंगे 4 आएगा। 1 जुलाई को होगा, उस पर काउंटिंग करेंगे 3 आएगा। 1 अगस्त को होगा 2। 1 सितंबर को होगा तो 1। बाकी तो अक्टूबर में 1 को कर ही नहीं सकते हैं, खत्म हो जाएगा आपका। तो अप्रैल से लेकर सितंबर, अप्रैल टू सितंबर, ये आपका हो जाएगा 6 महीने। अब हर माह के प्रारंभ में है तो जोड़ दीजिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। औसत निकालना 21 डिवाइड बाई 6, 6 तेरी 18, 6 पंजे 30, 3.5 आ गया। ये जो आया है ना, यही मध्य का होगा। अप्रैल के मध्य में मतलब 15 तारीख को, तो 5.5 महीने आएगा। 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 एंड 0.5, इसको जोड़ देंगे। 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 15 6 18। इसको भाग दे के औसत निकालेंगे तो औसत 3 महीने आएगा। ये हो गया मध्य का केस। अंत में अगर करेगा तो अप्रैल के अंत में करेगा तो उस पर 5 महीना निकालेंगे। फिर 4 3 2 1, अंतिम वाले महीने में को नहीं करेगा, महीने का ब्याज नहीं देंगे। इसको जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इसका औसत निकालेंगे 15 डिवाइड बाई 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो औसत कितना आया, 2.5, है ना। तो ये कहाँ से लाया गया वो आपको उधर से समझा दिया गया। अब जब आप सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आहरण की राशि जो भी होगी वह आहरण की राशि 6 बार किया जाएगा, तो 6 से गुणा कर देंगे। ब्याज की दर जो भी होगी उसको रख देंगे, डिवाइड 12 तो आपका रहेगा ही रहेगा। बस परिवर्तित क्या होगा, अगर प्रत्येक माह के प्रारंभ में होगा तो 3.5, मध्य में होगा तो 3 और अंत में होगा तो 2.5। तो इस तरीके से आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा कि यदि आहरण प्रत्येक छमाही के बेस पे किया जाएगा तो कैसे होगा। ये आपका फार्मूला छमाही के केस का हो गया। इसके साथ ही आहरण पर ब्याज की गणना और भी कुछ परिस्थितियों में की जाती है जो आगे हमारा दिया है, इसको देख लेते हैं। और इस टाइप का जब भी प्रश्न में आता है तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे निकाला जाए। और इसी के साथ हमारा आज का आहरण पर ब्याज की गणना करने का सेशन भी हो जाएगा खत्म। देखिए पहला क्या है, जब आहरण की तिथि प्रश्न में न दिया गया हो, अगर प्रश्न में आहरण की तिथि ही न दिया गया हो कि वास्तव में आहरण कब किया गया, और ज़्यादातर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या एग्जाम में देखेंगे तो इसी के बेस पे सवाल बन के आते भी हैं। साझेदार आहरण तो कर लेगा लेकिन आहरण कौन सी तारीख को कर रहा है इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया रहेगा। तो उस दशा में विद्यार्थी बहुत परेशान होते हैं कि कितने माह का आहरण पे ब्याज निकाला जाए। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी प्रश्न में आहरण करने की तिथि न दिया हो तो आप औसत 6 माह का ब्याज निकालेंगे, है ना। जब प्रश्न में आहरण करने की तिथि न दिया गया हो तो उस दशा में ब्याज औसत 6 माह का निकालते हैं। तो सूत्र हो जाएगा आहरण की राशि गुणे ब्याज की दर बटे 100, 6 डिवाइड बाई 12, तो आपका निकल के आ जाएगा। अगला जब है दूसरा, जब ब्याज दर के आगे प्रतिवर्ष न लिखा हो, मतलब प्रश्न में आहरण की दर तो दिया हो
लेकिन दर में खाली इतना ही लिख के छोड़ दिया हो। एक ऐसे होता है और एक सिर्फ ऐसे होता है ना। तो प्रतिवर्ष ना लिखा हो, 10%, 10% यहां लिख दिया, आगे बताता है 10% प्रति वर्ष। अब यहां बोलेगा 10% तो है, लेकिन ये आगे उसके प्रतिवर्ष गायब कर देगा, ये नहीं रहेगा। मतलब एक केस में प्रतिवर्ष बताया और दूसरे केस में प्रतिवर्ष न बताया हो, तब क्या करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी प्रश्न में आहरण की दर दिया हो लेकिन प्रतिवर्ष गायब कर दिया हो, तो हमेशा 12 माह का ही ब्याज निकाला जाएगा, ये याद रखिएगा। तो अगर प्रश्न में आहरण पर ब्याज के आगे प्रतिवर्ष न लिखा गया तो उस दशा में आहरण की तिथि को ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब आहरण कौन सी तारीख कर रहा है इससे कोई भी मतलब नहीं होगा। ब्याज पूरे वर्ष का निकालेंगे, अर्थात 12 माह का निकालेंगे। तो सूत्र होगा आहरण की राशि गुणे ब्याज की दर बटे 100, लिख देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा आहरण के ब्याज की राशि का। कुछ नोट है, नोट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा और हमेशा के लिए याद भी रखिएगा, क्योंकि नोट जितने भी होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नोट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे पहला है पूंजी में से आहरण का मतलब क्या होता है। तो अगर प्रश्न में पूंजी में से आहरण कहा है तो इसका मतलब होता है कि वो उसने अपनी पूंजी को निकाला है, अतः उसके पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में टू बैंक करके लिखा जाएगा। कभी भी आपके प्रश्न में पूंजी में से आहरण बोला है तो आप समझ जाइएगा कि वो वास्तव में आहरण नहीं है, बल्कि साझेदार के द्वारा अपनी निकाली गई पूंजी की राशि है। जब कभी भी साझेदार अपनी पूंजी निकाल लेता है तो उसको पूंजी से आहरण कहते हैं, और वो साझेदार के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में आकर के साझेदार की पूंजी को कम कर देता है। अगला इस तरीके से भी लिख सकता है लाभ में से आहरण। जब लाभ में से आहरण कहेगा तब उसका मतलब होता है कि वो अपने घरेलू व्यय के लिए निकाला है और उसको हम लोग आहरण मानते हैं। उसको क्या मानते हैं हम लोग? आहरण। और इसको पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में टू ड्राइंग्स के नाम से लिखा जाता है। टू ड्राइंग्स के नाम से लिखा जाता है यदि परिवर्तनशील विधि से बनाया जा रहा है तो। लेकिन वही अस्थायी पूंजी विधि से बनाया जा रहा होगा तब वो चालू खाते के डेबिट पक्ष में टू ड्राइंग्स के नाम से लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या याद रखना है कि साझेदार ने जो भी पैसा निकाला वो पूंजी में से निकाला कि लाभ में से निकाला। दो शब्दों को याद रखना है। पूंजी में से निकालेगा तो साझेदार की पूंजी कम होगी, और लाभ में से निकालेगा तो साझेदार का आहरण माना जाएगा। और जब आहरण माना जाएगा तो उस केस में वो पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में भी जाता है और चालू खाते के भी डेबिट पक्ष में जाता है। डिपेंड करेगा कि साझेदार का पूंजी खाता कौन से विधि से बनाया जा रहा है।